नमस्कार, जय हिंद। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के इस सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम एचआर पब्लिकेशन के जो बहुत ही अच्छी छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का बुक है, उसके 2025 वाले एडिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें हम उद्योग और कुछ-कुछ टॉपिक को कवर करेंगे इसमें। आइए इसको शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में उद्योग के बारे में जानकारी, बेसिक जानकारी है। आगे और हम उद्योग के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है, तो बीएनसी मिल राजनांदगांव में था ये। 1890 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल ये है, मोहन जूट मिल, रायगढ़ में 1935 में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट कारखाना जामुल 1965 में ना 1965 में किया गया था इसको। फिर है छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रम्हेपुर कवर्धा 2002-3 में स्थापित किया गया है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई स्टील प्लांट, जो कि बीएसपी दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया था। फिर है एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कंपनी, ये है जिंदल स्टील पावर रायगढ़ में स्थापित है। ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का शिवकाशी, हम बिलासपुर को कहते हैं। कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध शहर है वो चांपा है। फिर है ऐतिहासिक परिदृश्य में जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो प्रथम क्षेत्रीय राजवंश जो है वो राजर्षि तुल्य था। प्रथम कलचुरी शासक कौन था? कलिंगराज था। 1000 में इन्होंने तुम्बान पर अधिकार करके उस पर शासन करना प्रारंभ किया, उसको पहली राजधानी अपने बनाई थी। मराठा शासनकाल में पहला मराठा शासक था बिम्बाजी भोसले। इन्होंने 1757 में अपना जो क्या बोलना चाहिए उसको पदभार, या 1757 में इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। वो 1887 तक रूल करते रहे। प्रथम सूबेदार कौन थे? तो कृष्णराव अप्पा थे। मुख्यालय रायपुर था। जिलेदार कौन था? तो जिलेदार जो है प्रथम जिलेदार जो है पहला सूबेदार जो है महिपत राव दिनकर हो गया, रतनपुर में था। जिलेदार कृष्णराव अप्पा हो गए। ब्रिटिश अधीक्षक था वो एडमंड था। अधीक्षक एडमंड, कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट। फिर है प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो कि बस्तर की शासिका थी। फिर है प्रथम जनजाति विद्रोह, जो कि हलवा विद्रोह 1774-77 में था। फिर प्रथम विद्रोहिणी, ये है जुगराज कुंवर रानी चोरिस का विद्रोह करके हम इसको पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जनजाति के बारे में बेसिक जानकारी अब देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो क्रम उसका ऐसा है कि सबसे बड़ी जनजाति हम सभी जगह देखते हैं कि गोंड सबसे अधिक है, तो गोंड जनजाति सबसे सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है कंवर लोग की जो आबादी है वो बिलासपुर संभाग और कहीं कहीं सरगुजा संभाग में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है उराव है। उराव जो सर्वाधिक है वो है सरगुजा संभाग में जसपुर क्षेत्र में। तो ये जनजाति है जो कि सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति तो गोंड ही हो जाएगा। सबसे पिछड़ी जनजाति जो है अबुझमाड़िया है, नारायणपुर क्षेत्र में इनका निवास है। इनका सबसे पिछड़ी जनजाति होने का एक बेसिक जो जानकारी है वो इनका साक्षरता दर है, जो कि 2011 के अनुसार से मात्र 19% है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति कितने हैं? तो 5 है। कौन कौन से हैं? उसके लिए एक मैं बताना चाहूँगा। तो बैगा, बिरहोर, कमार, बैगा, बिरहोर, कमार, इन तीनों को एक साथ पकड़ना है आपको। फिर बोलना है अबुझमाड़िया और पहाड़ी कोरवा। ये ये 5 जनजाति है जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में घोषित 2 अन्य जनजाति हैं जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति में इंक्लूडेड की जाती है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। वो है पंडो और भुजिया है ना। भुंजिया है, भुजिया नहीं, आलू भुजिया हो जाएगा। चलो, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति में क्रम देखते हैं। तो हलबा है, प्रधान है, उराव है। हलबा, प्रधान और उराव। छत्तीसगढ़ की आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? तो हलबा है। छत्तीसगढ़ में जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है वो मुरिया जनजाति है, मुरिया या मुड़िया है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नवा रायपुर में है। विश्व का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य कौन सा है? तो गौर नृत्य या बैसनहॉर्न नृत्य इसको कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है कर्मा नृत्य। विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला नारायणपुर में आयोजित किया जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन शिल्प कला है ढोकरा शिल्प कला, जो कि बस्तर क्षेत्र में, बीजापुर क्षेत्र में, स्पेशली बीजापुर और नारायण क्षेत्र में जो है प्रचलित है। उसके बाद है भाषा या बोली। छत्तीसगढ़ी का प्रथम लिखित रूप जो है 1703 के दंतेवाड़ा अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा जो कि तोसली या कोशली है,
कहीं कहीं पर तोशली भी दिखता है, कहीं पर कोशली दिखता है, ये बात एक ही है उसका। फिर है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली छत्तीसगढ़ी होगा। जनजातियों का बोली हल्बी होगा, जनजाति का बोली हल्बी ही होगा। उसके बाद उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली जो है कुराव कुड़ुक है। ठीक, कोंध द्वारा कोई जनजाति कोई बोली बोली जाती है। और यहाँ पर एक कंध जनजाति करके भी आता है, कंध, उनका भी कोई ही बोली होता है, जो कि पिछले एडीओ के पेपर में पूछा हुआ था आपसे, काफ़ी सारे लोगों ने इसको गलत किया था। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा जो है वो हल्बी है। जसपुर क्षेत्र की बोली जो है सादरी या सदरी है। बस्तर अंचल की बोली जो है गोंडी, हल्बी, भतरी और दोरली है। सुकमा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली दोरला जनजाति जो है सुकमा क्षेत्र में निवास करती है, और उनके द्वारा दोरली जनजाति मतलब दोरला जो है दोरली वो है बोली जाती है। अन्य विविध में देख लेते हैं कि सबसे ऊंची चोटी छत्तीसगढ़ की वो गौरलाटा सामरी पाट में बलरामपुर जिले में स्थित है, 1225 में है, 1225 मीटर में है। अभी का इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है उसमें ये सेकंड नंबर की चोटी जो कि नंदीराज बेलाडीला, ये 1210 मीटर, ये पूर्व का है, ये पूर्व का है। वर्तमान में इसको 1276 मीटर वैज्ञानिक जो अनुसंधान हुआ है उसके माध्यम से हमें पता चला है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है। यदि पूछे कि न्यू डाटा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सी चोटी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंची है, तो ये वर्तमान समय में ये नंदीराज आ जाएगा। ठीक, फिर है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी अबुझमाड़ में होती है, 187 मीटर सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। फिर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा जो है कवर्धा मैकल श्रेणी में होता है। राज्य के वर्तमान नक्शा का निर्धारण 1905 में हुआ था। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नकार या स्वप्नदृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। इन्होंने 1918 में एक पांडुलिपि लिखी थी जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ का चित्र बनाया था, और छत्तीसगढ़ का चित्र बनाया और प्रथम एक प्रकार से स्वप्न देखा था कि हमारा छत्तीसगढ़ इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद है फिर प्रथम कल्पनाकार, इन्होंने क्या किया कि एक परफेक्ट कल्पना किया कि हाँ यहाँ यहाँ इस एरिया में हमारा छत्तीसगढ़ होना चाहिए करके, ये डॉक्टर खूबचंद बघेल थे। उसके बाद क्या किए कि प्रथम जंगल सत्याग्रह, ये सिहावानगरी जंगल सत्याग्रह जो कि 1912 में हुई थी। ठीक, छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा ददरिया को कहा जाता है, जो कि प्रणय गीत लव सॉन्ग के नाम से प्रसिद्ध है। जलवायु कैसा है, तो जलवायु में हमारा जो जलवायु छत्तीसगढ़ का जलवायु क्षेत्र है वो उष्ण है ना, उष्ण है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, और जो कि हमारा छत्तीसगढ़ किसका पार्ट है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है भारत में, तो इसीलिए महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु इसको कहते हैं। पूरा क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय उपाध्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु इसको हम कहेंगे। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सबसे सर्वाधिक चट्टानें जो है आर्कियन चट्टानें हैं, जो कि 50% एरिया में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल ये राजनांदगांव 1910 में खुल गया है, और सेकंड है आपका महासमुंद में है। फिर है टाइगर बॉय चंद्रू मंडावी सभी जानते हैं, 2013 में इनका बीमारी के चलते मृत्यु हो गया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम हस्तलिखित बजट जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने, तो बजट 25-26 था वो। फिर है राजभाषा के बारे में, राजभाषा आयोग के बारे में, जो राजभाषा आयोग और जो प्रतीक चिन्ह है छत्तीसगढ़ के उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है राजकीय पशु के बारे में है, जो कि वन भाषा है। बाबुला बाबुलस बाबुलिश बाबुलस बाबुलिश इसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है, 2001 में घोषित किया गया। संरक्षण क्षेत्र उदंती और पामेड़ है। विशेष क्या है, नर को अर्ना कहा जाता है और मादा को अर्नी कहा जाता है। मैना ग्रैकुला रिजुलेशा पेनिनसुलर 2001 में घोषित हुआ, कांगेरवाली नेशनल पार्क में संरक्षण क्षेत्र है, इसका सर्वाधिक भी पाया जाता है। राजकीय वृक्ष जो है साल या सरी कहते हैं हम, और सूर्या रोस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। साल एक पतझड़ वन है, और प्रदेश में सर्वोत्तम और अच्छे किस्म के जो साल वृक्ष है या है ना लकड़ी जो है वो पाया जाता है कहाँ, तो केसकाल घाटी में पाया जाता है, कोंडागांव में है। विस्तृत जानकारी वही पद दिया है कि पामेड़ और भैरमगढ़ इस क्षेत्र में पाया जाता है। संकट किस चीज़ से इसको संकट है, तो सबसे पहले शेर से है, शिकार से तो होना ही है, मानव शिकार से होगा। रेंडर पेस्ट नामक एक बीमारी होती है इनको, उससे होता है इसको प्रमुख जो संकट है। उसके बाद है राजकीय पक्षी के बारे में है। राजकीय पक्षी बेसिक जानकारी हम पढ़ लिए हैं, और ये दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, और मुख्य रूप से इनका संरक्षण क्षेत्र है वो कांगेरवाली नेशनल पार्क में है। फिर है राजकीय वृक्ष के बारे में, साल या सरई कहते हैं,
और इसका विस्तार कहाँ है? कोमलनार और मटनार, ये कहाँ पर है? ये दोनों जगह जो है दंतेवाड़ा क्षेत्र में, सॉरी मतलब कोंडागांव क्षेत्र में पड़ते हैं। बस्तर के कोमलनार और मटनार ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं जो कि नेपाल के तराइन में पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म के साल जो है कोंडागांव में पाए जाते हैं। साल वनों का द्वीप जो है बस्तर कहलाता है, और साल वन पतझड़ वन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 40.56% जो है वन में 40.56% वन ऐसे हैं जो साल वन के हैं छत्तीसगढ़ में। इसलिए बोला जाता है कि सर्वाधिक वन जो है छत्तीसगढ़ में है वो साल वन है। फिर है छत्तीसगढ़ की आकृति के बारे में। ये समुद्री घोड़ा सी हॉर्स के जैसा है, जो कि 1905 में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र बनाया गया आफ्टर ये विभाजन के बाद। फिर है 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा गया। इस तरह का सी हॉर्स होता है ना, उस तरीके का है, सभी जानते हैं इसको। फिर है राजकीय प्रतीक के बारे में। हरा रंग, ये छत्तीसगढ़ जो है ये यहाँ पे है, इनका हरा रंग का है। लाल रंग तो ये जो सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ है वो है। सुनहरे रंग का ये धान की बालियाँ सुनहरे रंग की है। नीला रंग जो एनर्जी का साइन है वो नीला रंग का है। तिरंगे का साइन, ये जो नदी बना है यहाँ पर वो तिरंगे जैसा दिखता है। उपरोक्त में साल वृक्ष शामिल नहीं है। फिर है छत्तीसगढ़ 4 सितंबर को क्या हुआ कि 4 सितंबर को ये प्रतीक चिन्ह जो है, ये हमारा प्रतीक चिन्ह जो है अस्तित्व में आया, घोषित किया गया, स्वीकृत किया गया। और ये 4 जुलाई को छत्तीसगढ़ जो है हर्बल स्टेट घोषित हुआ है। उसके बाद गमछा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 14 अक्टूबर 2021 में इसको अपनाया गया। टसर सिल्क खादी कॉटन गमछा है ना। सिवनी के चांपा के बुनकरों द्वारा बनाया जाता है। 84 इंच और 24 इंच इसका लंबाई चौड़ाई है। राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, गोदना चित्रकारी, गौर मुकुट और मांदर लोक नृत्य करते कलाकार, धान की बालियाँ, हल जोतता किसान और सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्र का इसमें चित्रण किया गया है। ये इसका फोटो है। अब है महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी के जो है प्रतीक जो मूर्ति है उनका 1 नवंबर 2022 में इसकी स्थापना की गई। इस योजना में ऐसा था कि प्रत्येक जो शासकीय कार्यालय है वहाँ पर कांसे की ये छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाई जानी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा बात था। कलेक्टर चौक में अभी वर्तमान मतलब सबसे पहले यहाँ पर लगाया गया, और इसका निर्माण जो है पद्मश्री जेस नेल्सन ने किया था, है ना, JM नेल्सन ने किया था। किससे बनी है? कांस्य की बनी है। 11 फुट की इसकी ऊंचाई होती है और प्रत्येक जिले में इसको स्थापित करा जाना था। 90 के दशक में छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय ये प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है हमारे पास राजकीय गीत। राजकीय गीत जो है अरपा पैरी के धार है, नरेंद्र देव वर्मा द्वारा लिखित है ना। 2 फरवरी 2020 को इसको अपनाया गया। कब लिखा गया ये गीत? तो 1973 में लिखा गया ये गीत। फिर गायन, प्रत्येक जो शासकीय कार्य है उसके प्रारंभ में इसका गायन किया जाना चाहिए। फिर उल्लेख, इसमें 4 नदी और 7 जिलों का उल्लेख किया गया है। गाने में हमें दो का नाम, 3 7 4 मतलब जो चारों गाना है उसका नाम तो बहुत ही आसानी से हो जाता है ना। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, है ना, और क्या है उसके बाद इंद्रावती हा पखारे तोर चरण, है ना। ये तो चारों नदी का ये हो गया। उसके बाद 7 जिलों का नाम को कैसे याद करना है आपको? तो 5 जो संभाग है वो हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले तो हो गया सरगुजा संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया, रायपुर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, बस्तर संभाग हो गया। ये 5 संभाग का नाम हो गया। एक्स्ट्रा क्या याद करना है आपको? रायगढ़ और ये राजनांदगांव। और क्या चीज़ के लिए बोला गया है इसको भी याद करना है। तो इमेजिन आप कर सकते हैं कि मुकुट के तौर पर राजनांदगांव को सॉरी रायगढ़ को लिया जाता है मुकुट के तौर पर। भुजा को सरगुजा के तौर पर लिया जाता है। बिलासपुर को भी भुजा के तौर पर लिया जाता है। और फिर रायपुर को कमर, दुर्ग को पायल, बस्तर को पायल और राजनांदगांव को कमरबंद यानी करधन के रूप में लिया जाता है। अवधि 1 मिनट 15 सेकंड की अवधि गायन की होती है। पूर्व में ये 6 मिनट 36 सेकंड का था। अब जो प्रमुख दिवस जो छत्तीसगढ़ प्रीवियस भूपेश सरकार ने मनाना है ऐसा करके जो घोषित किया था वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो 1 मई को हम सभी जानते हैं 1 मई को बोरेबासी दिवस, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता था। उसके बाद है 14 अगस्त को राजभाषा आयोग की स्थापना की गई, स्थापना दिवस मनाया जाता है ना। 28 नवंबर को राजभाषा दिवस में छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाया जाता है ना, राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और राजभाषा आयोग की स्थापना दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है।
1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, 15 अगस्त को जनजाति गौरव दिवस है ना। और हाँ, ये विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विश्व आदिवासी दिवस। और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को विश्व विधानसभा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों? 4 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक पहला जो सत्र है विधानसभा सत्र वो चला था छत्तीसगढ़ में सन 2000 के समय। फिर 14 फरवरी को मातृ दिवस मनाया जाता है। आप लोग वैलेंटाइन डे मनाते होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, उसके बारे में आप जो बेसिक जानकारी है उसको मैं पढ़ देता हूँ। तो विधेयक का नाम जो है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग संशोधन विधेयक 2007 है। पारित कब हुआ, तो 28 नवंबर 2007 को ये पारित होता है। राजभाषा का दर्जा कब मिलता है, तो 28 नवंबर 2008 को दर्जा मिलता है। फिर राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है, इसकी वजह से दर्जा मिला है। जब अपनाया गया तभी मनाना इसको प्रारंभ किए हैं। फिर है राजपत्र में प्रकाशित हुआ, ये 11 जुलाई को राजपत्र में प्रकाशित हो गया था। फिर राजभाषा आयोग का गठन किया गया 8 अगस्त 2008 में किया गया। प्रथम बैठक इसकी 14 अगस्त को कारोबारी बैठक रही, इसलिए कार्यालय दिवस के रूप में 14 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कार्यालय की स्थापना दिवस के रूप में। और पूरा नाम और इसकी लोकेशन क्या है, तो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग शहीद स्मारक रायपुर में ये स्थापित है, ठीक है। और इनके अध्यक्ष के बारे में देखते हैं, तो प्रथम अध्यक्ष जो है श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे, 8 से 11 तक। दानेश्वर शर्मा सेकंड थे, 11 से 16 तक, नहीं 11 से 13 तक। फिर विनय कुमार पाठक जी थे, 2016 से 2013 तक। फिर है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। राजभाषा आयोग के द्वारा ये लक्ष्य दिया गया कि छत्तीसगढ़ की जो राजभाषा है उसको 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाया जाना चाहिए, जो कि 22 भाषा पूर्व में है, एक हमारा छत्तीसगढ़ी भाषा भी होना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा में इंक्लूड करना, जैसे कि दूसरे राज्यों में देखा जाता है कि उनकी जो बेसिक लोकल लैंग्वेज है, राजकीय लैंग्वेज है, वो सभी जगहों पे लिखा रहता है। जैसे कि स्कूल में देखेंगे, किसी भी जो जो शासकीय संस्थान है वहाँ लिखा होता है। जैसे हम इधर उड़ीसा चले जाएँ या तमिलनाडु चले जाएँ या महाराष्ट्र ही क्यों न चले जाएँ, वहाँ पे आपको बाकायदा स्कूल के नाम, जो कार्यालय है उनके नाम बिल्कुल हिंदी में भी लिखा रहेगा, और जैसे महाराष्ट्र है तो मराठी में भी लिखा रहेगा। इसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है जो हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम, उसमें भी इंक्लूड कराने का एक लक्ष्य है छत्तीसगढ़ी को, जो कि कहीं कहीं पर हमें दिखता भी है। फिर है छत्तीसगढ़ के राजभाषा आयोग के द्वारा दो फेमस योजना चलाई जा रही है, जो कि पहली है माई कोठी योजना और दूसरा है बिजहा योजना। माई कोठी योजना में क्या करना है, तो जो पुराने या नए जो छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड बुक्स है या कोई लेख है या कहीं भी शिलालेख आपको ताम्रपत्र मिल जाता है, कुछ भी होता है, तो उसका संकलन करना है, ठीक है। संकलन करना है, यही जो है माई कोठी योजना है ना। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तक का क्रय करना है और उसका संग्रहण करना है, ये योजना है। इसको पूछा गया, बहुत बार पूछा गया इसको। फिर बिजहा योजना क्या है, बिजहा योजना वह है कि जैसे कई कई चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ में पहले प्रचलित थी और वर्तमान में वो धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है, तो उन सभी जो शब्दावली है उसको पुनः प्रयोग में लाना है, उसका संकलन करना है और एक दूसरे के वार्तालाप में प्रयोग करना है, ये है बिजहा योजना। छत्तीसगढ़ में लुप्त होते हुए शब्दों का संग्रहण करते हुए एक बिजहा योजना का प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य प्रचलन से बाहर हो रहे छत्तीसगढ़ी शब्दों को संग्रह करने और प्रचलन में लाने की योजना है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए सार्वजनिक अवकाश, जो कि भूपेश सरकार था, तो वो इन सार्वजनिक अवकाश को घोषित किए हुए हैं, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा घोषित किया हुआ था और अभी भी ये चलता है। तो ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के हेतु 30 त्योहारों को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। तो हरेली के दिन होता था, है ना। हरेली के दिन, हरेली कब मनाया जाता है, तो श्रवण अमावस्या को हरेली जो है मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस हम अभी देखें कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। हरतालिका तीज, ये भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। हरतालिका तीज, तीज से आपको याद करना है, तीज तृतीया है ये, है ना। शुक्ल पक्ष तृतीया को ये मनाया जाता है, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को। फिर भक्त माता कर्मा जयंती, ये चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को, भक्त माता कर्मा जयंती ये चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी। छिरछिरा या शकंभरी जयंती पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है और गोवर्धन पूजा जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। चेट्री चंद ये सिंधी समाज से संबंधित है और
रामनवमी जो है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। फिर हम देखते हैं रायपुर अटल नगर नवा रायपुर के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है स्थान, राखी एवं कुरेड़ भाटा गांव का पुनर्वास इसके तहत किया गया, उन्हीं गांवों को नवा रायपुर के नाम से हम जानते हैं। फिर क्षेत्रफल 8013 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। नियोजित शहर, भारत का चौथा नियोजित शहर है। पहले में है चंडीगढ़ का चंडीगढ़, ठीक। फिर दूसरे में है गुजरात का गांधीनगर, तीसरे में है उड़ीसा का भुवनेश्वर और चौथे में छत्तीसगढ़ का हमारा रायपुर है। फिर है नामकरण, 2014 में इसको नया रायपुर कहा गया। फिर 2018 में इसको अटल नगर कहा गया। अब 2019 में दोनों को जोड़ दिया गया है, नया रायपुर अटल नगर बोलते हैं भाई। रायपुर और नया रायपुर अलग है, ये आप जान लें, जिन्हें नहीं पता होगा वैसे तो सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है। फिर पेयजल की आपूर्ति टीला नामक बांध से होती है। टीला जो है, टीला डैम जो है राजिम के पास चंपारण पड़ता है ना, चंपारण के पास में ही टीला डैम है, वहीं से पेयजल की आपूर्ति की जाती है रायपुर को और नया रायपुर को, ठीक। नहीं, सिर्फ नया रायपुर को करा जाता है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी की उपाधि किसको किसको मिली है, तो ये रायपुर बिलासपुर है, आजकल तो सब जगह स्मार्ट सिटी लगा दे रहे हैं लोग। नवा रायपुर अटल नगर। प्रशासनिक भवन, प्रशासनिक भवन कौन कौन से हैं, तो इंद्रावती भवन और महानदी भवन दोनों हैं। फिर शैक्षणिक संस्थान कौन से हैं, तो ट्रिपल आईटी है, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, आईआईएम नवा रायपुर में है, और जंगल सफारी, इसको नंदनवन सफारी के नाम से पहले जानते थे, अभी जंगल सफारी के नाम से जानते हैं। पुरखौती मुक्तांगन उपरवारा नया रायपुर में है। पार्क कौन कौन से, तो आईटी पार्क, साइंस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है ना, सेज नया रायपुर में है। लॉजिस्टिक पार्क नवा रायपुर में है। फार्मास्यूटिकल पार्क ये प्रस्तावित है नया रायपुर में। और एक ट्रेड सेंटर ये मानातूता के पास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से नाम पर इनका ट्रेड सेंटर की शुरुआत करने की योजना है। फिर हम नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का नामकरण, इसमें मैं आपको बेसिक जानकारी में बताने का प्रयास करता हूँ कि सबसे पहला नामकरण इसमें पूछेगा कि इस काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था। तो भाई ये जो है रामायण काल में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था या दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, ठीक। दक्षिण कौशल जो कि हमारा बस्तर को छोड़ के बाकी ऊपर छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, और खास बस्तर और नीचे वाले क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। बस इतनी ही जानकारी इसमें वैल्यूबल है। उसके बाद है कौशल और उत्तर कौशल। ये जो है कालिदास के रघुवंशम में हमें कौशल और उत्तर कौशल की जानकारी मिलती है, यानी कौन से समय में, गुप्त काल में। गुप्त काल में क्या कहा जाता था, कौशल उत्तर कौशल कहा जाता था, है ना। प्राक कौशल, हाँ ठीक ठीक, प्राक कौशल कब कहा जाता था, तो प्राक कौशल ये महाभारत काल में प्राक कौशल महाकौशल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़, तो हीरालाल के अनुसार क्या क्या था कि जो महाजनपद काल के समय छत्तीसगढ़ जो है एक चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसका अपभ्रंश करके छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ पेगलर के अनुसार छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना है। फिर छत्तीसगढ़ यानी किला, जो कि लक्ष्मण शाह जी थे, कलचुरी वंश के जो शासक थे लक्ष्मण शाह, उन्हें क्या किया जाता है कि 8 वर्षों तक मुगल दरबार में कैद कर दिया जाता है। वे वहाँ से जो राजकाज की योजनाएं होती है, बहुत सारी चीज़ें जो सिस्टम्स होते हैं उसको सीख कर आते हैं, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ को शिवनाथ नदी के उस पार 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, तो इनको ही जो है छत्तीसगढ़ के रूप में माना जाता है, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ के नाम से फेमस हुआ।